जी, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों पर, और आप अपना सबसे ज़्यादा और अपने सब चाहने वालों का भी बेहद ख्याल रखते होंगे। तो चलें अब इस वीडियो से अपनी ऑटोबायोग्राफी का सिलसिला जो है उसको दोबारा शुरू किए देते हैं। और इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको 1981 तक जो है, सॉरी 1980 तक जो है पिटारो में मेरा स्टे और वहाँ की लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको 1981 से लेके आगे का जो है वो बताता हूँ। मेरी लाइफ के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं या जो कुछ भी पिटारो में मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में और मेरी फैमिली के बारे में। तो 1980 के बाद 1981 में मेरी लाइफ के अंदर दो इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुए। उसमें जो है मेरी वालदा जो है उनका इंतकाल हो गया फरवरी जो है 17 फरवरी 1981 को। और आप सोच सकते हैं कि माँ का इंतकाल जो है एक बेटे के लिए या एक फैमिली के लिए जो कितना बड़ा सान्या होता है और कितना बड़ा दुख होता है। तो अब वो मेरी माँ की जो खिदमत थी और उनकी जो सर्विसेज थी, जो कुर्बानियाँ थी मेरी लाइफ के बनाने में और मेरी ज़ात के हवाले से और हम सब के हवाले से, उसका ज़िक्र मैं पहले सारे वीडियोस में कर चुका हूँ। लेकिन उनके दुनिया के जाने का जो है वाक़या है वो बेहद दुखी था। मैंने अपने तई जो है 1981 में जो भी मेरे फाइनेंशियल हालात थे वहाँ के हिसाब से जो है, और डॉक्टर्स जो है लम्स के डॉक्टर्स हैं और हमारे कॉलेज में भी डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर आरई साहब होते थे, तो उन्होंने भी बड़ी मेरी हेल्प की। और मदर को जो है कई बार मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास लेकर गया। लेकिन पहले भी जैसे मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था कि उनको सांस की तकलीफ़ थी, जिसे हम दमे की बीमारी कहते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा शदीद हो गई थी काफ़ी अरसे से। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कई सालों तक उनको उस बीमारी से जो है लड़ते देखा और बड़ी तकलीफ़ में वो रहीं, बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। अब उसके बारे में मैंने सारा पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ तो दोबारा नहीं। लेकिन बहरहाल दुनिया से माएँ जब चली जाती हैं तो उनका जो वैक्यूम होता है या वो जो खाली जगह है वो तो कोई पुर नहीं कर सकता। तो बहुत दुख हुआ डेफिनेटली। अब मैं उसको वर्ड्स में तो कोई भी बेटा बयान नहीं कर सकता। तो एक ये मेरी वालदा जो है उनकी इंतकाल का वाक़या था, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। कहने को तो बहुत कुछ है, आदमी बहुत कुछ कह सकता है। और दूसरा 1981 में जो है मेरे यहाँ पर मेरा दूसरा बेटा जो है मनोज कुमार, उसका जन्म हुआ। अब मनोज कुमार का जन्म जो है उसके पीछे भी एक समझें कि मेरी वालदा की शदीद ख्वाहिश थी। इससे इससे पहले जो है मेरे तीन बच्चे थे, सबसे बड़ा अशोक और उसके बाद मेरी दो बेटियां थी, तो तीन बच्चे थे। लेकिन मेरी वालदा की तबीयत जैसे जैसे ख़राब रहने लगी आखिरी साल में या 2 साल में, तो वो कई बार जो है मेरे से तो हिजाब होता है जैसे माँ और बेटे का, तो उसमें तो कम, लेकिन मेरी वाइफ से कई बार उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहती हैं कि भाई जो है एक और बेटा हो जाए। अब ये ऐसी फरमाइश है जैसे सास जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम करती हैं, तो कोई निगेटिव तो नहीं, लेकिन उनका मकसद ये था कि भाई पहले एक भाई है और दो बहनें हैं। तो वो कई बार फिर मेरे से भी मजाक में कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि दो भाइयों की जोड़ी हो जाए और दो बहनों की जोड़ी है, तो इस तरह जो है ये अच्छा लगेगा। तो वो चले मौला ने, मालिक ने वो ख्वाहिश उनकी पूरी कर दी और उनकी ज़िंदगी में पूरी हो गई। अब उनका इंतकाल हुआ 17 फरवरी को 81 में, और मनोज का जन्म जो है वो 11 जनवरी 81 को हुआ था। तो उसका जब जन्म हुआ तो बेहद ज़्यादा खुश हुई। और उसका बच्चे का जब बर्थ होता है तो उसके बाद पहली बार मैंने देखा कि दादी किस तरह पूरे बच्चे को जो है चेक करती हैं, देखती हैं, और इतना खुश हुई। और फिर दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी कि भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सारे सुख देख लिए हैं,
मेरा बेटा जो है उसको पिटारो का जॉब भी मिल गया, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे 2 पोते हों, 2 पोतियां तो हैं, तो वो भी जोड़ा मुकम्मल हो गया और मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो फिर वो हाथ ऊपर ही ऐसे उठे हुए तो कहने लगी कि अब मुझे भले तू उठा ले। तो मैंने कहा कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तो कहने लगे नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है और ये है वो, जैसे अपने करते हैं, माँओं की बातें होती हैं। तो अब वो रब को कभी कभी जो है वो दुआ उनकी मांगी हुई जो है आप समझें कि यूं पूरी हो गई, और सिर्फ 1 महीना और जो है 6 दिन के बाद ही उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस तरह फिर मनोज कुमार जो है वो, उनका एडमिशन फिर जो है आगे जाकर जो है अयूब हाउस में हुआ, और उनका किट नंबर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 93135 था अयूब हाउस में। तो उन्होंने वहीं से पिटारो से अपना 5 साल की एजुकेशन पूरी की, और बाद में फिर आगे जाकर मेहरान यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जो है उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की। आजकल यहाँ कनाडा में जो है मेरे साथ होते हैं, और यहाँ पर एक जर्मन फर्म है उसके अंदर अपना जॉब कर रहे हैं, और हैप्पीली मैरिड है। एक बेटा है उनका छोटा, अभी 3 साल का हो गया है, और बाकी सब ठीक है ज़िंदगी में। तो 81 के बाद फिर दूसरा जो अहम मेरे लिए इवेंट था मेरी लाइफ का, तो 1982 में जो है मैं फर्स्ट टाइम जो है मरी हिल्स हम घूमने के लिए गए थे। ज़िंदगी में कभी गए ही नहीं थे। तो ये शेख साहब का आइडिया था, वाहिद बख्श साहब का। तो आपसे पहले बता चुका हूँ कि वो जब 1978 में कॉलेज में आए थे तो उस दिनों से लेकर उनके साथ दोस्ती जो है दिन ब दिन ज़्यादा गहरी और पक्की होती जा रही थी। तो उनका ही आइडिया था, समर वेकेशंस थी, उन्होंने कहा कि चलो भाई 7-8 दिन का चक्कर लगा के आ जाते हैं। और सारा उन्होंने पहले ही जो बता दिया था कि तकरीबन इतना खर्चा होगा और यूँ होगा, सारा कुछ करके। तो फिर फैमिली को मैं जो है गया मीरपुर खास समर वेकेशन में, वहाँ छोड़ कर आया। मेरी छोटी बहन होती थी मीरपुर खास में, तो वहाँ पर फैमिली को छोड़ा और मैं वापस आ गया। और फिर मैं यहाँ से ट्रेन में चढ़कर शेख साहब गया, और आगे रोडी स्टेशन पर जो है वाहिद बख्श साहब और उनका एक बचपन का दोस्त, वो दोनों वहाँ पर मुझे वहाँ रोडी स्टेशन पर मिले, और साथ में सारा कुछ घर से बनवा कर ले आए थे, डिनर और खाना पीना और सारा। तो इस तरह से ये हमारा सफ़र जो है रोडी से लेकर लाहौर तक, लाहौर से फिर आगे मरी हिल्स, और वहाँ पर भी अब मुझे याद नहीं है 3 या 4 दिन हम वहाँ पर रुके थे। तो हमारे लिए तो बड़ा अजब एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम जब कोई आदमी जाता है, तो अब उस वक्त मेरी 30 ईयर्स एज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो जो उस वक्त रोड भी जो है इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, तो डर भी लगा, सच्ची बात तो ये है। और जब तक वापस हम इस्लामाबाद नहीं पहुँचे या रावलपिंडी नहीं पहुँचे, उस वक्त तक हमें तो जो है समझ में ही नहीं आ रहा था कि दिमाग जैसे घूमता है आदमी का, वो पहाड़ियों की वजह से और ऊंचाई की वजह से। तो बहरहाल बहुत अच्छा ट्रिप रहा, और वापसी में लाहौर में भी हम रहे कुछ दिन, और फिर इस तरह खैरियत से जो है वापस आए। तो वो बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार ट्रिप था हमारा। और वहीं पर जो है फर्स्ट टाइम जो है शेख साहब से मैंने जो है कुछ पैसे लोन लेकर जो है एक टेप रिकॉर्डर भी ख़रीदा था, बड़ा सिंपल सा नेशनल का। और उसको, वो कैसेट का ज़माना था, कैसेट प्लेयर्स का। फिर काफ़ी अरसे तक उसको यूज़ किया और बड़े ज़बरदस्त गाने सुनते थे। और 1982 का दूसरा जो अहम वाक़या है, अब वो आप कहेंगे कि सर इसको किस तरह अहम वाक़या बता रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स पिटारों में रहते हैं तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इस तरह हो जाता है कि आपका घर जब चेंज होता है तो वो सीनियरिटी के हिसाब से दिन ब दिन जो है, आप जब जूनियर मोस्ट होते हैं तो आपको जो घर मिलता है, और उसके बाद जब आप जैसे जैसे सीनियर होते हैं, जैसे जैसे घर खाली होते हैं, तो आपको उन दूसरे घरों के अंदर जो है आपको जो है आपसे कहा जाता है कि आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप यस करें तो फिर आपको उस घर में चले जाते हैं। तो हम भी इसी तरह 1982 में जो है, उससे पहले हम हालो ब्लॉक्स जो है उनमें हमारा घर होता था। हालांकि घर तो सेम ही था, वो भी 2 बेडरूम का, और एक जो है जिसको आप कहते हैं टीवी लाउंज कह लें या जो भी है, और अपना किचन और डाइनिंग रूम और ये सारी चीज़ें, पीछे लॉन, और वो घर तो वो भी अच्छा था।
लेकिन स्टोन ब्लॉक में जब आ गए तो उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि ये स्टोन के बने हुए घर थे, तो कंपेरेटिवली जो है वो ठंडे ज़्यादा होते थे। अब उस वक्त तक क्योंकि एयर कंडीशनर नहीं ख़रीदा था, तो वो छत जो है उनकी काफ़ी ऊंची भी थी, काफ़ी पहले की 1958 के बने हुए घर थे ये स्टोन ब्लॉक। तो उनमें रहना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल था या ज़्यादा अच्छा लगता था। और उसके बाद जो है उससे नेक्स्ट इवेंट जो है 1987 का है, उसके बीच में तो कोई मुझे ऐसा ख़ास इम्पॉर्टेंट वाक़या जो है वो नज़र नहीं आ रहा। 1987 में जो है वो मेरा बड़ा बेटा जो है वो अशोक कुमार, उसका जो है एडमिशन हुआ कैडेट कॉलेज पिटारो में, और वो उसको लियाकत हाउस में मैंने एडमिट करवाया। और लियाकत हाउस में एडमिट करवाने की वजह जो है वो जो सीनियर हैं पिटारियंस उनको पता हो, उस वक्त जो है अपना अब्दुल अजीज़ साहब जो है वो हाउस मास्टर हुआ करते थे। तो मैंने कहा चलो भाई अशोक को जो है लियाकत हाउस में अजीज़ साहब के हवाले करें, तो हो सकता है अजीज़ साहब इसको ठीक ठाक करके ठोक बजा के जो है ज़्यादा अच्छा कैडेट बना दें और एक बेहतर इंसान बनाएं। और वही हुआ। और वो वहाँ से फिर उन्होंने जो है 5 साल के बाद 92 में जो है उन्होंने एफएससी जो है मैथमेटिक्स में प्री इंजीनियरिंग से किया A1 ग्रेड में, और फिर सिविल इंजीनियर बने और उसके बाद जो है सन 2000 में सिविल इंजीनियर बने, और अब तक जो है 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट जो है वो अपने जॉब्स करते रहे हैं, और अभी जो है आजकल हैदराबाद होते हैं पूरी फैमिली के साथ। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ। मज़ीद आगे डिटेल्ड वीडियो जब बताऊँगा अपने बच्चों के बारे में तो और ज़्यादा आपको बताऊँगा। मेरा ख्याल आज के लिए ये काफ़ी है, और उम्मीद है पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वायरस की वजह से आप लोग सब सारे एहतियाती तदाबीर जो है उन पर अमल कर रहे होंगे। मैं उनको रिपीट तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले किसी ने मेरे से पाकिस्तान से बात की तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने जब सीरियसली मुझे बताया कि काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की वो ये समझते हैं कि ये वायरस कुछ नहीं, ये ऐसे ही ड्रामा है। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने कहा मैं नहीं समझता, लेकिन उन्होंने कहा दूसरे लोग जो है जिनसे उनका इंटरेक्शन है उसमें काफ़ी बड़ी तादाद है वो ऐसा समझते हैं। मैंने कहा अब ये तो कमाल की बात है। मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक ये रियलिटी है या नहीं है कि, लेकिन प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, जैसे बाकी सारे लोग डॉक्टर्स और सब आपको बताते हैं, गवर्नमेंट आपको बताती है, इसको सीरियस लें। अब वो सीरियस लेने से मुराद ये कि जो भी देखें ना, जो भी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो हमें लेनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल जो भी हैं वो हमें लेनी चाहिए, और इसको सीरियस लेना चाहिए। इसको कोई मजाक या इस तरह टालना नहीं चाहिए। और ये एक ये ख़ास किस्म जो हम लोगों में है कि यार हमें थोड़ी होगा, तो ये इस तरह की सोच जो है ये बहुत ही निगेटिव बात है कि मुझे थोड़ी हो सकता है। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? होने को तो किसी को भी हो सकता है। बस मौला जो है रब सबको महफूज रखे, लेकिन प्रिकॉशंस तो बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।